डियर स्टूडेंट्स, आज हम गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में पढ़ेंगे। रेगनॉल्ड एंड्रयूज एमेगर्ट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसों के व्यवहार पे बहुत बड़े ताप और दाब परिसर के अंदर कई प्रयोग किए, कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने ये देखा कि कोई भी जो गैस है वो पूर्ण रूप से बॉयल, चार्ल्स, गैलुसक आदि नियमों का पालन नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसें हैं वो पूरी तरीके से आदर्श नहीं है, आदर्श इनका व्यवहार नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा था कि आदर्श गैस वो होती है जो बॉयल व अन्य गैसों का नियमों का पालन करे। लेकिन अगर ये गैस इन नियमों का पालन नहीं करती तो हम ये कहेंगे कि इसका जो व्यवहार है पूर्णतः आदर्श नहीं है। तो इस प्रकार की जो गैसें हैं उनको हम रियल गैसेस बोलते हैं या उनको हम वास्तविक गैसेस बोलते हैं। अब गैसों के जो आदर्श व्यवहार से जो विचलन है उसको हम किसकी सहायता से समझा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर टर्म ली, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब संपीड़ितता गुणांक। संपीड़ितता गुणांक को हम डिफाइन करते हैं कि जो पीवी रियल है, मतलब जो वास्तविक उसका व्यवहार है, उसका जो पीवी है दाब और आयतन का गुणनफल डिवाइडेड बाय पीवी। जब वो अगर हम आदर्श मान लें कि वो गैस अगर आदर्श व्यवहार करती तो पी और इंटू वी क्या होता, तो अगर इन दोनों का अगर हम अनुपात निकाल लेते हैं तो वो Z यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड़ितता गुणांक के बराबर होता है। आदर्श गैस के अंदर हमने एक मोल गैस के लिए जो इक्वेशन हमने दी है, आदर्श गैस समीकरण, वो हमने दिया है PV इज इक्वल टू RT। तो PV आइडियल की जगह हम RT भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है उसका फॉर्मूला Z इज इक्वल टू PV बाय PV आदर्श हो सकता है, या उसको हम इक्वल कर सकते हैं PV बाय RT के भी। और एन मोल गैस के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NRT, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इक्वेशन देखें तो PV आइडियल इज इक्वल टू होता है NRT। तो इस प्रकार आदर्श गैस के लिए हमने यहाँ पर NRT लिख दिया है और ऊपर जो PV है वो यहाँ पर रियल गैस के लिए है। अगर कोई गैस आदर्श व्यवहार दर्शाती है तो उस स्थिति के अंदर ताप और दाब की समस्त परिस्थितियों के अंदर जो Z है यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसका मान सदैव 1 होगा। यानी कि जो उसका वास्तविक व्यवहार होगा और जो आइडियल व्यवहार होगा वो दोनों बिल्कुल समान होंगे, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 होगा। लेकिन अगर किसी परिस्थिति के अंदर Z का मान 1 से डिफरेंट आता है कि लेस देन 1 आता है या ग्रेटर देन 1 आता है, तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो गैस है उन परिस्थितियों के अंदर आदर्श व्यवहार को नहीं दर्शा रही है, ये एक वास्तविक व्यवहार को दर्शा रही है। तो वास्तविक व्यवहार वाली जो गैस होगी उसको हम रियल गैस कहते हैं, यानी कि ये अनादर्श जो व्यवहार है उसके माप को दर्शाएगा। तो इस प्रकार इसको हम अध्ययन करने के लिए हमने कुछ गैसेस ली, जैसे अमोनिया ली, हमने CH4 ली, हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ली। इन सभी गैसेस की जो संपीड़ितता गुणांक थे उनको हमने प्रेशर के साथ उनका एक आलेख खींचा, और आलेख खींचने के बाद हमने अलग अलग प्रेशर के ऊपर उनके संपीड़ितता जो गुणांक थे उनकी जो वैल्यूज़ आती गई उसको हमने प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमने एक आलेख खींचा और उस आलेख के आधार पर हम सभी का व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो नीचे एक डेविएशन, अगर हम पहले हम आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं कि अगर कोई गैस अगर आइडियल बिहेवियर दर्शा रही है या आइडियल गैस आदर्श गैस का आचरण कर रही है, तो उस स्थिति के अंदर Z का मान हमने कहा कि 1 होगा। तो अब 1 होगा तो हम किस प्रकार से दर्शा रहे हैं इसको, हमने बिंदु के दिए, आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन है, एक सरल रेखा जो इस प्रेशर एक्सिस, यहाँ पर हमने X एक्सिस पे लिया है प्रेशर और इधर हमने लिया है Z। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो दाब की जो एक्सिस है इसकी बिल्कुल पैरेलल चल रही है लाइन, और पैरेलल चल रही है, समानांतर चल रही है। तो इसका मतलब Z जो है यहाँ पर सारे प्रेशर, हर प्रेशर के ऊपर इसका मान जो है वो 1 के बराबर है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि जैसे आप हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ देखें, तो हाइड्रोजन और हीलियम का आप ग्राफ देखेंगे कि इनका जो ग्राफ है, ये जो एक रेखा, एक सरल रेखा हमको प्राप्त हुई जो बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के केस में यही है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि Z का जो मान है वो आदर्श गैस के जो मान है यानी कि 1 से अधिक है। तो Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस और जो हीलियम गैस है वो आदर्श गैस की तुलना में कम संपीड़िय है, इसीलिए इसका Z का मान जो है वो अधिक हो गया। अब हम बहुत कम जैसे दाब ले लें, जैसे कि P इज़ इक्वल टू 0 के आसपास ले लें, या बहुत ही कम जब प्रेशर का मान हो, तो उस समय पर हम देख सकते हैं कि सारी गैसेस के जो पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो गैसेस हैं, जहाँ पर आइडियल गैस का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहीं से इनका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, उसी के लगभग ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि z का मान जो है वो लगभग 1 के निकट है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अत्यंत कम दाब पर जो गैस है वो आदर्श गैस का व्यवहार दर्शाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि P = 0 पर सभी गैसों के संपीड़ितता गुणांक जो है वो 1 के बराबर होते हैं। यानी कि अत्यंत कम प्रेशर या शून्य प्रेशर के ऊपर जो गैस का व्यवहार दर्शाती है, गैस जो व्यवहार दर्शा रही है उसको हम आदर्श व्यवहार कह सकते हैं। उसके बाद में अगर हम हाई प्रेशर की तरफ चलते हैं तो हाई प्रेशर पे आप देख सकते हैं कि वेरी हाई प्रेशर के ऊपर भी z का मान जो है वो 1 से अधिक है। सभी जो गैसेस के जो ग्राफ है वो 1 की तुलना के अंदर अधिक है। तो इस प्रकार संपीड़ितता गुणांक का जो मान है, z का मान है, वो 1 से अधिक होगा। कब? जब गैस बहुत हाई प्रेशर पे होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत अत्यधिक प्रेशर के ऊपर जो गैसें हैं वो आदर्श गैस की तुलना में कम संपीड्य होती है। इसका कारण क्या हो सकता है कि गैस के अणुओं के मध्य में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब हम मॉडरेटली लो प्रेशर की बात करते हैं कि मध्यम श्रेणी के जो कम दाब हैं उसकी तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो और यहाँ पर ये CH4 है, NH4 पॉजिटिव नहीं, NH4 नहीं है, ये CH4 है, इसको CH4 पढ़ा जाए तो ये CH4 है, अमोनिया है। इन गैसेस के अंदर हम एक व्यवहार देखते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो इनके PV का मान है वो आदर्श की तुलना के अंदर कम होता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक नीचे की तरफ आती जा रही है, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके जो Z का मान है वो 1 से कम हो रहा है। और कम हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है कि कम दाब पे जो लॉन्ग रेंज जो आकर्षण बल हैं वो अधिक प्रभावी होते हैं, और यहाँ पर ये कम दाब पर जो संपीड़न है बहुत आसानी से हो जाता है और इनका संपीड़ितता गुणांक जो है वो कम होता जा रहा है। तो आदर्श गैस की तुलना के अंदर यहाँ पर गैसों का संपीड़ितता गुणांक जो है वो कम हो गया, और फिर ये कम होने के बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर निम्न पोजीशन आ गई, निम्नतम हो गया, उस मिनिमम हो गया, मिनिमम के बाद में ये वापस से दाब के साथ साथ जो है ये बढ़ रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर अब गैस जो है आदर्श गैस की तुलना के अंदर कम संपीड्य हो जाती है, और फिर PV जो है वो PV आइडियल के बाद में अधिक हो जाता है। यहाँ पर जो है ये वापस से अधिक हो जाता है। तो पहले तो इसकी संपीड्यता जो है वो अधिक हो जाएगी, मिनिमम अटेंड करने के बाद में फिर ये इंक्रीज़ होता जाएगा, और इंक्रीज़ होने के बाद में ये बढ़ जाएगा, Z का मान 1 की तुलना में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनमें कंपैरेटिवली जो डेविएशन है वो कम दिखाई दे रहा है कि ये CH4 का है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो इन दोनों का जो निम्नतम का जो मान है वो कंपैरेटिवली जो डिप्रेशन आया है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अमोनिया के केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विचलन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये दीर्घ विचलन जो है वो दर्शा रही है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से आदर्श व्यवहार से गैसें जो हैं वो विचलन को दर्शा रही हैं, और Z के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं कि आदर्श व्यवहार से जो विचलन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव हो सकता है। तो ताप का प्रभाव अध्ययन करने के लिए हमने नाइट्रोजन गैस ले ली, और उसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज ली वो हमने -70 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ली, और इस प्रकार हमने Z और P के मध्य में ग्राफ खींचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, हमने रेंज ली है 50, सबसे ये 50 है, फिर 20 है, उसके बाद में -25 है, और उसके बाद में 70 डिग्री सेल्सियस है, -70 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो डिप का मान है ये कम होता जा रहा है। सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -70 डिग्री सेल्सियस को, उसके बाद वाला जो ये निम्न पॉइंट आया ये कर रहा है -25 डिग्री को, उसके ऊपर वाला जो है वो कर रहा है 20 को, और उसके ऊपर वाला कर रहा है 50 को। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो ये जो एक नमन, एक डिप जो हम देख रहे हैं ये कम होता जा रहा है, और ये भी देख रहे हैं हम कि ये थोड़ा सा बाईं तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब यानी कि कम दाब की ओर खिसकता जा रहा है। और एक विशेष ताप पर जो निम्नस्थ बिंदु है यानी कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर हम देख सकते हैं कि ये Z अक्ष के आसपास पहुंच जाता है।
अगर ये z अक्ष के आसपास पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो गैस का व्यवहार होगा वो कैसा हो जाएगा, आदर्श गैस के जैसा हो जाएगा, और z का मान जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दाब के परिसर में जो गैस है वो बॉयल के नियम का पालन करती है। तो इस ताप को हम बॉयल ताप कहते हैं, अर्थात वह ताप जिसके ऊपर वास्तविक गैस दाब के एक एप्रिशिएबल परिसर के अंदर, एक सुप्रेक्षीय परिसर के अंदर आदर्श गैस के व्यवहार का या नियमों का पालन करती है, उसको हम कहते हैं बॉयल ताप या बॉयल का बिंदु। यहाँ पर z का मान जो है वो लगभग 1 के बराबर हो जाता है। इससे अगर हम नीचे देखते हैं, इस ताप से अगर नीचे देखेंगे तो z का मान पहले घटेगा, एक मिनिमम को प्राप्त करेगा और उसके बाद में ये बढ़ता जाएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर z का मान जो है वो दाब के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार ये जो पॉइंट है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, बॉयल ताप या बॉयल बिंदु भी कह सकते हैं। बॉयल ताप अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली है तो उसके लिए -165 डिग्री सेल्सियस आता है। हीलियम अगर गैस ली है तो हमने इसके लिए आता है -240 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस -165 डिग्री सेल्सियस के पर दाब के एक सीमित परिसर के अंदर बॉयल के नियम का पालन करेगी, तो वहाँ पर यह आदर्श व्यवहार को दर्शाएगी। इसी प्रकार हीलियम जो है वो -240 डिग्री सेल्सियस का जो ताप है, उसके ताप पर दाब के सीमित परिसर के अंदर बॉयल के नियम का पालन करेगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सभी गैसें जो हैं अपने अपने बॉयल ताप के ऊपर एक समान व्यवहार दर्शाती है। फिर अगर हम गैलुसक का नियम देखते हैं तो गैलुसक के नियम से भी विचलन पाया जाता है कि जैसे कि हमने देखा था कि चार्ल्स का नियम हो चाहे गैलुसक का नियम हो, जो आदर्श गैस अगर हम मान के चलते हैं तो वो उनका पालन करती है। उनके आयतन प्रसार गुणांक का मान जो है सभी दाब पर 1/273.15 होता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन अमेगट ने ये देखा कि ऐसा केवल कम दाब पर ही प्रेक्षित किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे विचलन में भी वृद्धि पाई जाती है। इसी प्रकार हम अवोगाद्रो नियम में भी विचलन देख सकते हैं। अवोगाद्रो नियम के अंदर 1 मोल गैस हो और 273.15 अगर केल्विन टेम्परेचर हो और 101.32 अगर के PA मतलब पास्कल अगर हो, तो उस दाब पर अगर गिरे हुए आयतन का अगर हम देखते हैं तो हम ये वहाँ पर जो मोलर आयतन बताए गए थे वो बताए गए थे 0.0244 मीटर क्यूब मोल इनवर्स, क्योंकि वहाँ पर हमने कहा था अवोगाद्रो नियम के अंदर की दाब और ताप की अगर समान परिस्थिति हो जाए तो आयतन भी इनके मोलर आयतन होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी संख्या भी बराबर होगी। तो लेकिन ये अगर हम मान देखते हैं तो ये मान जो है ये थोड़े थोड़े अलग हमको दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवोगाद्रो नियम में भी विचलन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हमने डिफरेंट गैसेस के लिए जो सामान्य ताप दाब है उसमें 1 मोल आयतन गैस का मीटर क्यूब मोल इनवर्स के अंदर मान दर्शाया। ये यथार्थता अगर इसका हमने यथार्थ मान लेते हैं तो ये आना चाहिए 0.0244 मीटर क्यूब मोल इनवर्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है थोड़ा सा इसमें डेविएशन हमको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस हैं वो वास्तविक व्यवहार को दर्शाती हैं, हमेशा आदर्श गैस व्यवहार को नहीं दर्शाती हैं। अब हम इसका रीज़न जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि वास्तविक गैस जो है उनके आदर्श आचरण से उनमें क्यों विचलन मिला, हमें क्यों डेविएशन मिला। तो हमने जो अणुगति सिद्धांत पढ़े थे उनमें हमने कुछ अभिग्रहित लिए थे, पोस्टुलेट्स लिए थे, और वो पोस्टुलेट्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उसी की वजह से ये इनके व्यवहार के अंदर कुछ कमी दिखाई दे रही है हमें। तो कौन कौन सी ऐसी अभिग्रहित हैं, तो उनमें से 2 अभिग्रहित हम मेन लेते हैं। एक तो हमने ये माना था कि गैस का जो संपूर्ण आयतन है उसकी तुलना में स्वयं गैस के अणुओं का आयतन उपेक्षणीय होता है, तो इसको हमें दोबारा देखना पड़ेगा। और दूसरा हमने ये माना था कि अणुओं के मध्य में परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो फिर हम संपीड़ितता या जूल थॉमसन इफेक्ट को नहीं बता सकते थे। इसलिए इन दोनों ही अभिग्रहित को हमें दोबारा कंसीडर करना पड़ेगा और फिर इसके आधार पर हम वॉन डेर वाल्स समीकरण का डेरिवेशन करेंगे।